आखिरकार क्या पूरी जीवन गाथा है और इस आदमी की असली पहचान क्या है, हकीकत क्या है, बात क्या है, वो सब आपको बताएंगे। जिस प्रकार शुरुआत में मैंने बता दिया था कि एक ऐसी जीवन गाथा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, मैं गोरंडा से हूँ बेसिकली। मेरे पिताजी और माताजी दोनों सफाई कर्मचारी थे। हमने भी देखा कि भाई हमारी भी अच्छी सैलरी थी, 2.5-3 लाख रुपये सैलरी होती है। मैं 97 से इनकम टैक्स पे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। मेरी 24 किताबें छप चुकी है, 18 रिसर्च पेपर छप गए हैं। मुझे ऑनर्स डिग्री अवार्ड हुई है लंदन। हरियाणा लोक सेवा आयोग, ये पद कोई दोस्तों छोटा मोटा पद नहीं होता। जितने भी SDM DM जितने भी ये अधिकारी नियुक्त होते हैं वो इन्हीं के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो सोच, अभी पिछले दिनों सगा में एक बड़ी घटना घटी। एक गरीब दंपति की छत गिरने से मृत्यु हुई। परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से विधायक बना तो पूरे नीलोखड़ी विधानसभा में कोई भी छत कच्ची नहीं रहेगी। जब मैं रिटायर हुआ तो उसके बाद एक ऐसी विपदा, एक ऐसी मुसीबत इस वर्ल्ड में पड़ी, कोरोना महामारी। कई जगह गरीब बस्तियों में हमने जाके अपने जो खाने की पीने की चीजें थी वो हमने वहां पर बांटी। मेरे पेरेंट्स दोनों जॉब में थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने कोई काम नहीं छोड़ा। मैं गेहूं काटता था, जीरी काटते थे हम, कोई काम नहीं छोड़ा मैंने। आप गोरंडे में जाके पता कर लो राजेश वैद ने कौन कौन से काम किए हैं। जो दर दर भटक रहा है उसके काम नहीं हो रहे, उसके लिए जीवन एक जनसेवा है। ये देखिए, राजनीति अगर आप करोगे तो जनसेवा है। तो हमारा कोई लालच नहीं है, सिर्फ एक इच्छा है कि भाई हम लोगों की सेवा कर सकें। पार्टी की तरफ से टिकट ना मिले तो क्या फिर भी प्रोफेसर राजेश वैद जो इस समय विधानसभा के अंदर जाना माना चेहरा बन चुका है, क्या वो आज़ाद भी लड़ेंगे? ऐसा होगा नहीं, काल्पनिक क्वेश्चन है। दोस्तों सोचो, अगर आपके पास अच्छी खासी तनख्वाह है, अच्छा खासा घर है, अच्छा खासा ओहदा है और उस ओहदे के बाद आप रिटायर हो जाते हो, तो रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? साधारण सी बात है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अच्छा घर, पैसा, गाड़ी सब कुछ हो, रिटायरमेंट के तो अच्छी ज़िंदगी जिएगा ना। हर किसी का सपना होता है कि अपने पैसे कमाए हुए से हम अच्छी ज़िंदगी जिए। लेकिन एक ऐसा भी शख्स है जिसके पास अच्छा घर भी है, अच्छा पैसा भी है, अच्छे लोग भी है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को अलग ट्रैक पर ले चला है। कौन है वो? नाम आप जानते हैं, लेकिन आज उसकी पूरी जीवन गाथा हम आपके सामने बताएंगे। प्रोफेसर राजेश वैद इनके घर पर पहुंचे हैं और दरवाज़ा भी खुला पड़ा है। ऑफिस चलेंगे, बातचीत करेंगे और जो कहानी है पूरी वो आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो इन्होंने अंदर से इंटीरियर बना रखा है, पॉलिटिकली सजा रखा है, बिल्कुल ही मतलब बैनर वैनर लगे हुए हैं। आज पूरी जम के बात करेंगे इनके साथ कि आखिरकार क्या पूरी जीवन गाथा है और इस आदमी की असली पहचान क्या है। जी हाँ दोस्तों, पूरी बात बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आइए अंदर चलते हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। नमस्कार जी। तो हम बाहर बैठे थे, आ रहे थे, तो हमने देखा दरवाज़ा खुला पड़ा है, सोचा लोगों को आज आपका इतिहास ही बता देते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। राजेश जी, आपके बारे में जानने के लिए आए हैं, जनता को बताने के लिए आए हैं। चाहेंगे कि आप शुरुआत से लेकर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। पहले शुरुआत करें कि कैसे राजनीति का सफ़र शुरू हुआ। देखिए, मैं सबसे पहले सच के साथ आपके सभी चाहने वालों को अपने कांग्रेस परिवार की तरफ से बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूं। और मैं एक साधारण परिवार से हूं, मैं गोरंडा से हूं बेसिकली। मेरे पिताजी और माताजी दोनों सफाई कर्मचारी थे अपने नगर पालिका में, और हम 6 बहन भाई, जिसमें से 4 भाई बहनों ने हमने PhD किया और मैं भी PhD किया। मैं प्रताप पब्लिक स्कूल से पास आउट हूँ 8th क्लास तक। बाद में अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा गोरंडा में, और बाद में मेरी जो एजुकेशन है वो फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से है। मैं स्पोर्ट्स विंग में था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। यहाँ मैं स्टेट भी खेला हूँ, हरियाणा स्टेट, और उसके बाद मैं नेशनल खेल गया हूँ। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ अपना फिर मैंने MA की, 3 विषयों में MA की मैंने,
फिजिकलेशन में एमपीएड किया, डीपीएड किया, एमए साइकोलॉजी की। मैंने फिर जेआरएफ नेट स्लेट क्वालिफाई किया। जो जेआरएफ होता है वो बड़ा कठिन परीक्षा होती है, तो मैंने नेट पास किया, नेशनल एजुकेशनल टेस्टिंग। उसके बाद आफ्टर नेट यू आर एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप इन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, कि उसके बाद आप योग्य हो जाते हो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लगने के लिए। मैंने वो किया और 97 में मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे पंजाब में जॉब मिल गई कॉलेज में। बाद में मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में रहा, मेरठ यूनिवर्सिटी में रहा, मैं नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में भी रहा, और बाद में मैं प्रोफेसर लगा सिरसा यूनिवर्सिटी में। जब मैं सिरसा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगा तो मेरे साथियों ने मुझे कहा कि भाई एक चुनाव होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, ईसी का। तो मैंने पहली बार वो चुनाव लड़ा और वो चुनाव हमने जीता। तो वहीं से 2009 में हमारे साथियों ने कहा कि भाई आप जैसे शिक्षित व्यक्ति वाल्मीकि समाज से, तो आप लोगों को तो राजनीति में आना चाहिए। मैं 97 से इनकम टैक्स पे ही हूँ, मैडम भी टीचिंग में। तो सोचा कि भाई बात तो ठीक कहते हैं हमारे दोस्त कि राजनीति में अगर आप आएंगे तो ही आप अपने समाज का भला कर सकते हैं। इंसान तो ये तो जॉब की बात हुई, तो इसमें आपने भी बात सुनी होगी, प्रोफेसर आपने इलेक्शन लड़ा, आपने कहा कि सिर्फ जॉब लगी आपकी। तो जॉब जब लगी थी तब राजेश जी प्रोफेसर बने थे, तो यहाँ से शुरुआत होती है आपके नाम के आगे प्रोफेसर लगने की। तो आपने भी बताया कि स्टडी को लेकर आपने काफ़ी बचपन से ही आप ऐसे ही थे कि पढ़ाई करनी है और देश के लिए कुछ कर जाना है। बिल्कुल, देखिए मेरा शुरू से पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा है, और मैं आपको बता दूं मैं बीपीएड में डीपीएड एक होती है आफ्टर ग्रेजुएशन, मैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट था पंजाब का। तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मेरी 24 किताबें छप चुकी है, 18 रिसर्च पेपर छप गए हैं। मुझे ऑनर्स डिग्री अवार्ड हुई है लंदन से, कोलंबस यूनिवर्सिटी से, मैंने वहाँ से पीएचडी भी किया है। तो ये तो रही हमारी चलो शैक्षणिक जो हमारा जो सफ़र था। तो बाद में 2009 में मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और करीब 1 लाख वोट मैंने वहाँ प्राप्त किए। उसके बाद हुड्डा साहब के साथ जुड़े, कांग्रेस में जुड़े 2009 से, और कांग्रेस ने मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया कांग्रेस का पूरे प्रदेश का, एससी सेल का। और 2012 में मेरा काम को देखते हुए, मेरी लगन को देखते हुए पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में 85 सीटें रिजर्व है वहाँ पर, तो मुझे 85 सीटों का ऑब्जर्वर लगाने का काम किया और मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया जो आरक्षित सीटें थी। और 2014 में हुड्डा साहब ने मुझे हरियाणा लोक सेवा आयोग, जो कि संवैधानिक पद होता है प्रदेश में, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, हाई कोर्ट और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, यही संवैधानिक पद है। तो मुझे ऐसे उच्च संवैधानिक पद पर बैठाने का काम किया जिसमें गवर्नर होता रहता है, और हरियाणा लोक सेवा आयोग जो कि प्रदेश के लिए जज का सिलेक्शन करता है, एसडीएम का सिलेक्शन करता है, डीएसपी का सिलेक्शन करता है, जो ईटीओ होते हैं, एक्साइज टैक्स कमिश्नर जो होते हैं, बीडीओ है, तहसीलदार है, मतलब जितनी भी क्लास वन गस्टेड पोस्ट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे वो एसडीओ है, जितनी भी हरियाणा के अंदर क्लास 1 और क्लास 2 पोस्ट है वो हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा ही रिक्रूट की जाती है। तो मैं उस पद पर रहा 6 साल और बड़ी ईमानदारी से और बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। राजनीति एक ऐसी चाबी है जो सबके तालों के द्वार खोलती है, और आप जिस वर्ग को ऊपर उठाना चाहते हो, गरीब समाज को। अभी पिछले दिनों सगा में एक बड़ी घटना घटी, एक गरीब दंपति की छत गिरने से मृत्यु हुई, मुझे उसने झकझोर कर रख दिया, और तब मैंने ये फैसला किया कि भाई नीलो खेड़ी में अगर परमात्मा मुझे इस काबिल समझता और परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से विधायक बना, तो पूरे नीलो खेड़ी विधानसभा में कोई भी छत कच्ची नहीं रहेगी, कोई दबकर नहीं मरेगा। तो सर कब नीलोखेड़ी आप आए थे और कितना समय नीलोखेड़ी में हो गया है, और कितने अभी तक कार्यक्रम आप नीलोखेड़ी विधानसभा में कर चुके हैं? देखिए, मैं रिटायर हुआ 2020 फरवरी में, 1 मार्च को मैं रिटायर हुआ, और 2 मार्च को हुड्डा साहब ने एक फेयरवेल पार्टी की अपने घर पर बुला के 7 नंबर कोठी पे चंडीगढ़ में। तो हमारे समाज के करीब 100 लोगों ने वहाँ खाना खाया और हुड्डा साहब ने मुझे विदाई पार्टी दी। तो बाद में मैं, क्योंकि करनाल जिला से हूँ और करनाल जिला में एक ही सीट आरक्षित है, वो सब के लिए आरक्षित है जो भी आरक्षित वर्ग से। मैं गोंडा से हूँ तो करनाल जिले का हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपना मकान बनाया। मेरे पास चंडीगढ़ का मकान बेच के तो मैंने अपना यहीं रियासत रखी, बच्चे यहीं शिफ्ट किए। और 2020 में मैंने, जब मैं रिटायर हुआ तो उसके बाद एक ऐसी विपदा
एक ऐसी मुसीबत इस वर्ल्ड में पड़ी, कोरोना महामारी जिसको कहा जाता है, तो मैंने उस समय अपने साथियों के साथ मिल के मैंने पास इशू करा के, तो उस समय के जो नोडल ऑफिसर थे कोरोना के, डॉक्टर एस फुली IAS अफसर, डिप्टी कमिश्नर भी थे वो, तो उनके साथ मिल के हमने कुछ आश्रम में और कई जगह गरीब बस्तियों में हमने जाके अपने जो खाने की पीने की चीज़ें थी वो हमने वहाँ पर बांटी, और उसमें हमने लोगों को राशन घर घर तक पहुँचाया। मैंने वहाँ पर अपने ये जो मास्क वितरित किए। तो कोरोना से मैंने 2020 में नीलोखेड़ी विधानसभा से अपना जन सेवा का जो अभियान है ये शुरू किया। उसके बाद मैंने अक्टूबर में वाल्मीकि जयंती पर बहुत बड़ा मतलब एक फंक्शन किया भगवान वाल्मीकि जी के नाम पे, जिसमें हमारे पूर्व स्पीकर पंडित कुलदीप शर्मा जी को चीफ गेस्ट बनाया, और तमाम जो कांग्रेसी थे, चाहे वो राजेश चौधरी है, ललित बुटाना है, चाहे वो इंद्रजीत गुराया थे, जो भी तमाम जो कांग्रेस लोग भी थे, अमरजीत मान, जो भी सब कांग्रेसी, जो वर्मा जी, नारायण दास वर्मा जी, तमाम कांग्रेसों को एक मंच पर इकट्ठा करके बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। सर एक सवाल है हमारा, क्योंकि जब भी कोई बड़े ओहदे पर कोई व्यक्ति होता है, रिटायरमेंट के बाद अक्सर उसका कोई ना कोई सपना होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह से बिताऊंगा, लेकिन हमने देखा है कि आप जनता के बीच में जा रहे हो, धूप गर्मी कुछ आप परवाह नहीं करते, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है आखिरकार? क्यों, क्या ये पार्टी से प्यार है, राजनीति से प्यार है, या आप वाकई ही चाहते हो कि विधानसभा का भला हो, विधानसभा में बदलाव आए? देखिए, जो मेरे को जानते हैं ना, मेरे पेरेंट्स दोनों जॉब में थे जी, लेकिन उसके बावजूद मैंने कोई काम नहीं छोड़ा। मैं गेहूँ काटता था, जीरी काटते थे हम, कोई काम नहीं छोड़ा मैंने। आप घुरंडे में जाके पता कर लो भाई राजेश वैद ने कौन कौन से काम किए हैं, तो सब बता देंगे। मैंने कभी काम से कभी जी नहीं चुराया। मेहनत में विश्वास करता हूँ कि हमारे पिताजी सफाई कर्मचारी रहे, हम तो मजदूर के बेटे हैं। और प्रोफेसर, आज कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने इतनी बड़ी नौकरी, आज मेरे साथियों की 3.5 लाख रुपये सैलरी है, और हमारे को रॉयल्टी मिलती थी किताबों से, मेरा किताब भी बंद हो गई। लेकिन मैंने एक जज्बा ठान लिया कि भाई मैंने गरीब आदमी को मजबूत बनाना है। जो आदमी उपेक्षित है, जो दर दर भटक रहा है, उसके काम नहीं हो रहे, उसके लिए जीवन एक जनसेवा है। ये देखिए, राजनीति अगर आप करोगे तो जनसेवा है। तो हमारा कोई लालच नहीं है, सिर्फ एक इच्छा है कि भाई हम लोगों की सेवा कर सकें। नहीं सर, मतलब कि देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रोफेसर राजेश वैद है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और विधानसभा नीलोखेड़ी से यदि पार्टी मौका देती है तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर सर पार्टी की तरफ से टिकट ना मिले तो क्या फिर भी प्रोफेसर राजेश वैद, जो इस समय विधानसभा के अंदर जाना माना चेहरा बन चुका है, क्या वो आज़ाद भी लड़ेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा होगा नहीं, काल्पनिक क्वेश्चन है। पार्टी में मेरी आस्था है और पार्टी की मुझ में आस्था है। पार्टी ने बोल दिया है बड़े स्पष्ट शब्दों में, कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा। जो व्यक्ति काम करेगा उसको टिकट मिलेगा। योग्यता में अगर वो टिकट मुझे योग्य पाते हैं, भाई काम के आधार पर भी, योग्यता के आधार पर भी, तो मुझे टिकट मिलना चाहिए। अगर मुझसे योग्य कोई उनको लगता है तो वो जनता निर्णय लेगी फिर उसमें। सर आना जाना लगा रहता है, सिर्फ कार्यकर्ताओं का नहीं, गांवों के लोग आते हैं, शहर के लोग आते हैं मिलने। तो क्या लगता है कि जनता का अपार समर्थन आपको मिल रहा है? क्योंकि रोज़ाना आपकी सोशल साइट्स पर भी काफ़ी फोटोएं आती हैं, वीडियोस आती है कि जनता के कार्यक्रम, आपके जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहे हैं जनता के साथ। तो क्या लगता है कि वाकई ही नीलोखेड़ी विधानसभा की जनता आपको मौका देगी? बिल्कुल देगी। आप देखिए, फरवरी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत, जिसमें कि हम माननीय राहुल गांधी की चिट्ठी को बांटते हैं, और जो पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार किया उसको हम बांटते हैं। एक हमारी पार्टी ने अभी किसान संकल्प पत्र निकाला है, उसको भी हम वहाँ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत मेरा मानना ये है कि अगर कोई निष्पक्ष मेरा काम देखे तो मैं 80 गाँव में अभी तक जा चुका हूँ, और लोगों में इतना उत्साह है कि ढोल नगाड़ों के साथ और फूल मालाओं के साथ हमारा स्वागत करते हैं। तो उनका प्यार, उनका अपनापन ये दर्शाता है कि भाई इस बार लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के तौर पे हमें विकल्प के तौर पर वो देख रहे हैं। तो पार्टी लोगों की जनभावनाओं का ख्याल रखेगी। तो सर आपको पता है कि साधारण तरीके से जिस तरह आप रह रहे हैं, शायद ही नीलोखेड़ी में वो कुछ लोग होंगे जिन्हें आपका पहले समय के ओहदे का पता होगा। तो अजीब नहीं लगता इतने बड़े ओहदे के बाद गली गली जाकर हाथ जोड़ना? कुछ कैसा महसूस करते हैं? नहीं, देखिए, हमने तो जब हम प्रोफेसर थे, परमानेंट नौकरी थी। मैं आपको बताता हूँ कि प्रोफेसर एक ऐसी नौकरी है जिसकी जो सैलरी होती है ना जी, वो कमिश्नर के बराबर होती है। कमिश्नर IAS IPS जो लगते हैं ना, जो उनसे ऊपर सैलरी होती है प्रोफेसर की, क्योंकि वो राष्ट्र निर्माता होता है।
तो हमने तो उस समय वो जॉब छोड़ के ये निर्णय ले लिया था, भाई जनता में रहना है, जनता के सुख सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़नी है। नहीं सर, काफ़ी नेता होते हैं ना कि अपने लाइफस्टाइल को ही अच्छा बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों, आपको मन में बार बार आती है कि जनता के साथ ही साधारण तरीके से चलना है? कभी दिल में बात नहीं आई कि जो मेरा ओहदा था या जिस पद पर आप आज हो कि मुझे उस तरह से नहीं जीना चाहिए, मेरे को अपने लाइफस्टाइल से जीना चाहिए? जिंदगी जीने का नहीं, मैं देखिए, मेरे को जो जानते हैं ना, मेरे दोस्त जो पुराने मेरे जुड़े हुए हैं, मैं जब लोकसभा का मेंबर बना तो मैं बता दूं, मेरा ड्राइवर भी अभी है, जिंदा है। मैं कभी ड्राइवर से गाड़ी नहीं चलवाता जी, खुद गाड़ी चलाता हूँ। कभी मैंने बत्ती नहीं लगाई, बहुत कम जो फंक्शन होता है ना वहाँ पर बत्तियाँ लगाता था मैं, बाद में तो बत्तियाँ बंद ही कर दी। जी। तो मैं बहुत कम, मतलब मैं सिंपल जाता था। लोग मुझे कहते थे यार आप आगे, मैं कैमरा अकेला चला जाता था शादी में। लोग कहते थे भाई साहब गनमैन लेके आओ, गाड़ी झंडा लेके आओ। तो मैं दिखावे में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। ज़मीन से जुड़े आदमी है, मजदूर का बेटा हूँ, और मेरे लिए कोई नया नहीं है ये, मैं इस तरह से ही पहले से काम कर रहा हूँ। तो हमने तो कभी अपने किसी पद का इनकार नहीं किया। और ये सब मतलब कि जो पद है ये तो आने जाने हैं। आपका व्यवहार जो है ता उम्र चलता है, और व्यवहारिक उम्र के बाद भी आपको व्यवहार से जाना जाएगा। अगर आपका व्यवहार गंदा है तो आपको कोई नहीं जानेगा। आज की वीडियो में जो हमारी चर्चा रही, आपने बिल्कुल विस्तार से जाना होगा कि आखिरकार वाकई में प्रोफेसर राजेश वैद आखिरकार है कौन। तो मैं भी आपको एक बार आखिर में एक बार फिर से विस्तार से बता देता हूं कि इन्होंने अपनी जो पढ़ाई, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि पढ़ाई की है, बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी रुचि रही है। और पढ़ाई के अलावा अगर मैं बात करूँ तो खेलों में भी काफ़ी रुचि रही है। काफ़ी गेम्स इन्होंने नेशनल लेवल पर खेले हैं। और इसी के साथ साथ जिस प्रकार से इनके पास लंदन से जो डिग्री मिली है, और हरियाणा लोक सेवा आयोग, ये पद कोई दोस्तों छोटा मोटा पद नहीं होता। जितने भी SDM DM जितने भी ये अधिकारी नियुक्त होते हैं वो इन्हीं के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो सोचिए दोस्तों, जिस पद पर रहकर इन्होंने देश की सेवा के लिए ऐसे अधिकारी नियुक्त किए हों, तो आखिरकार वो राजनीति में क्यों आए? इन सवालों का जवाब प्रोफेसर राजेश वैद आपको दे चुके हैं। राजनीति में आना, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का दामन थामना और हंसते हंसते बात कह जाना कि अगर फिर भी पार्टी टिकट नहीं देती तो मैं आज़ाद नहीं, पार्टी से ही लड़ूंगा। और उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि पार्टी टिकट इन्हें देगी। और जिस प्रकार जनता का अपार प्यार इन्हें मिल रहा है, रोजाना जनता का आना जाना लगा रहता है। और इन्हीं बातों के साथ आज इस इंटरव्यू को भी ख़त्म करते हैं। आगे भी आपको काफ़ी रोचक बातें बताएंगे। ऐसे ही मज़ेदार और रोचक इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे। धन्यवाद।